आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है और आज के दिन को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और सरदार पटेल को याद किया। उसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित परेड की सलामी ली। इस मौके पर सुरक्षा बलों ने भव्य परेड का आयोजन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई दी, सरदार पटेल के कार्यों को याद किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश की सैकड़ों रियासतों को, राजे रजवाड़ों को एक करके देश की विविधता को आजाद भारत की शक्ति बनाकर सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। पुलवामा हमले को लेकर सवाल उठाने वालों पर पीएम ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए, कुछ लोग पुलवामा के शहीदों के दुख में शामिल नहीं थे। वो उस वक्त भद्दी राजनीति देख रहे थे। ऐसे लोग ना तो देश का भला कर सकते हैं, ना दल का। देश भूल नहीं सकता कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। यहां जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल्य को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। इधर दिल्ली में पटेल चौक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरदार पटेल को नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। President of India, Shri Ramnath Kovind ji, paying floral tribute to Sardar Patel. तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती 145वीं, और जब आप आज़ाद भारत के बाद का खास तौर से जब आप पढ़ते हैं, भारत के एकीकरण में उनका योगदान, तमाम रियासतों को कैसे उन्होंने अपनी समझदारी से, अपने दृढ़ निश्चय से एक किया। इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखिए गुजरात में जब बनाई जाती है, और फिर उनके जो हमें कहें कि उनकी जो कोशिशें थी, जो एफर्ट्स थे,
और अगर आप स्पेशली पढ़ें उनके बारे में, आज़ादी के बाद से जो एफर्ट्स उन्होंने किए वो काबिल तारीफ, और यकीनन उस तरह के एक दृढ़ निश्चय नेता की देश को जरूरत भी। इधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सरदार पटेल के कार्य को याद किया। इस मौके पर सरदार पटेल के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सीएम योगी ने इस प्रदर्शनी को भी देखा। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी सीएम योगी के साथ मौजूद रही। तो सीएम योगी ने भी याद किया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही। अब क्योंकि ये गुजरात से आती हैं तो आपने देखा कि गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और हर कोई, बेसिकली आप देखें कि हर कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है। बात कुछ सियासी खबरों की कर लेते हैं। उपचुनाव के रण में सीएम योगी उतर चुके हैं। आज सीएम योगी देवरिया सदर और जौनपुर के मल्हनी में चुनावी रैलियां करने वाले हैं। सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी देवरिया में बीजेपी प्रत्याशी सत्यप्रकाश त्रिपाठी के पक्ष में रैली कर लोगों से वोट की अपील करेंगे। जौनपुर की मल्हनी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण उपचुनाव। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन उपचुनाव को सिर्फ हम उपचुनाव की नजर से नहीं देख सकते, क्योंकि ये माना जा रहा है लिटमस टेस्ट, आप इसे समझिए एक सेमीफाइनल के तौर पर। 2022 में जनता का मूड क्या होगा, किस तरह के मुद्दे होंगे। अमूमन लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप नजरअंदाज उपचुनावों को नहीं कर सकते यहाँ तक की। और यही वजह है कि सभी पार्टियां जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, लेकिन बीजेपी खास तौर से। और हाँ, बीजेपी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन 7 में से 6 सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास थी, तो बीजेपी को अपनी सीटों को बचाकर भी मैसेज देना है कि जनता उनके काम से खुश है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से खुद मैदान में है, उससे आप इसके महत्व को और ज्यादा समझ सकते हैं कि वो हर विधानसभा पर में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और खुद लीड कर रहे हैं। उमाशंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमाशंकर, 2 महत्वपूर्ण बातें जमीन पर, आप क्योंकि वहां पर विधानसभा उपचुनाव है, तो जनता, क्या मुद्दे उनके लिए महत्वपूर्ण हो रहे हैं और जिस तरह से प्रत्याशी उतारे गए हैं उसका कितना असर होगा, और आज की रैली के बारे में बताइएगा। देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को हम रैली के बारे में बता रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 12:25 पर देवरिया जिले के जीआईसी के मैदान में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और वहीं पे एक विशाल जनसभा होगी, जहां पे वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि जी की पक्ष में प्रचार करेंगे। और यहाँ पे जो यूपी सरकार के कई मंत्री जैसे श्रीराम चौहान जी, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, सतीश द्विवेदी जी, जयप्रकाश निषाद, ऐसे तमाम मंत्री और मौजूद रहेंगे। इसके अलावा पूर्वांचल के कई विधायक और सांसद भी मौजूद होने की बात बताई जा रही है। हालांकि तकरीबन कुछ घंटों बाद सीएम का हेलीकॉप्टर यहां पे लैंड होगा, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरा प्रश्न जो आपने बताया कि यहां पे क्या मुद्दे हैं, तो अगर देखा जाए कि अभी जो भारी बरसात हुई थी उससे देवरिया जिला मुख्यालय पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था और तकरीबन 4 दिनों तक देवरिया जिले में पानी लगा रहा। तो बिजली, सड़क, पानी तो एक आम समस्या होती है। उसके अलावा जो ये जल निकासी की समस्या, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ के राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। इसके अलावा पलायन और बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है कि यहाँ के लोग जो है, पूर्वांचल का जो ये देवरिया जनपद है, यहाँ के लोग जो है नौकरी करने के लिए बाहर प्रदेशों में जाते हैं। तीसरा जो प्रश्न आपने कहा कि यहाँ पे क्या राजनीतिक मुद्दे हैं, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि कुल मिला के 14 प्रत्याशी इस उपचुनाव में भाग ले रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा है। तो एक बात जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझ में आ रही कि 29 साल बाद जो है इस सीट का समीकरण चेंज हो जाएगा। इन चारों ही प्रत्याशियों में कोई न कोई जो है कैंडिडेट जीतेगा। हालांकि जो अभी लड़ाई बताई जा रही है वो जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में लड़ाई बताई जा रही है। हालांकि जो डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि जी हैं वो राजनीतिक विभाग के प्रोफेसर हैं और यहाँ के स्थानीय डिग्री कॉलेज में बड़े पद पे विभागाध्यक्ष।
राज्य, और उनकी जो लड़ाई है वो ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जो है समाजवादी पार्टी के यहाँ कैंडिडेट है, वो पूर्व सपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और अभी जो मतदाताओं का मूड है ये किस तरफ झुकेगा ये तो 3 तारीख को भी पता चलेगा और 10 तारीख को नवंबर को इनका रिजल्ट आने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात देखा जा रहा है कि कौन सी पार्टी जो है दीपावली का लड्डू बांटती है, ये एक बड़ी बात उभर के आ रही है। जी बिल्कुल बड़ी बात। और फिर जनता का मूड क्या है, वो किस पार्टी से फिलहाल संतुष्ट है, ये भी काफी हद तक साफ होगा। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आज रैली और बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, स्पेशली जो कैंडिडेट्स कुल 14 मैदान में, जिसमें से तीनों बड़ी जो मेन पार्टियां उन्होंने ब्राह्मण कैंडिडेट मैदान में उतारा है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार समेत ठक्कर को मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को जिस अंदाज में नागपुर कोर्ट में पेश किया, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। समेत को 24 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने समेत को 2 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए कि क्या एक आतंकवादी, क्या वो एक जानवर है? क्या वो राष्ट्र के लिए खतरा है कि उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है? ये मानवता के हर सिद्धांत के खिलाफ जाता है। राजनीतिक विचारों के बावजूद ये पूरी तरह से गैर कानूनी और अनैतिक है। हम में से सभी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। गोंडा के इटियाथोक थाने में कोतवाल संजय दुबे की तानाशाही की खबर न्यूज 18 पर दिखाए जाने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया है और कोतवाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही फरियादी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। कोतवाल संजय दुबे ने फरियादी को बेइज्जत कर थाने से भगा दिया था और उसके साथ अभद्रता भी की थी। एसपी ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। थाना इटियाथोक का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रेप का कंप्लेन न दर्ज करना और कंप्लेनेंट से अभद्रता करने की बात आई है। जहां तक कंप्लेंट का सवाल है, आवेदक ने अपने एक रिश्तेदार पर अपनी बहू का बलात्कार करने का आरोप लगाया है। संबंधित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एसएचओ के बिहेवियर के बारे में एडिशनल एसपी को जांच दी गई है, जिनके द्वारा आज ही इस जांच को मुझे सुपुर्द की जाएगी। खबर बांदा से है। अवैध संबंधों में मारपीट, पत्नी ने पति पर तेजाब डाल दिया है। प्रेमी के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पत्नी ने पति को मृत समझकर जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ये खुलासा हुआ है। फुकनी गांव का रहने वाला है पीड़ित व्यक्ति। तो एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति पर तेजाब डाला और ये सोचा कि ये मर गया है और ये सोचकर उसने उसे जंगल में फेंक दिया। गनीमत रही कि वो मरा नहीं था। किसी तरह से पुलिस वहां पर पहुंचती है और फिर पुलिस उसे अस्पताल लेकर जाती है, जहां पर वो अपनी पत्नी की करतूत का खुलासा करता है। आगे बढ़ते हैं। खबर बुलंदशहर से है। युवक की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। खलोह गांव में हत्या हुई। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। खबर कानपुर से है। युवक की गोली मारकर हत्या, जुआ खेलने के विवाद में हत्या की आशंका है। अज्ञात हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। घाटमपुर के भद्रस गांव में ये हत्या हुई है। श्याम, पूरी खबर बताइएगा। देखिए, आपको बता दें कि आज सुबह युवक का शव गांव के बाहर खेतों के पास बरामद हुआ, जिसके बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। शुरुआत में कहा यह जा रहा था कि जुआ खेलने के विवाद में किसी शख्स से विवाद हुआ है और उसके बाद उसने गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। लेकिन बाद में जो लोग जुआ खेल रहे थे वो लोग भी सामने आए और उन्होंने इस बात की ताकीद की है कि चौकी का एक सिपाही एक दरोगा के साथ मौके पर गया था। वो सादी वर्दी में थे, वो जुआ लूटने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान आपस में उन लोगों में छीना झपटी भी हुई। इसी दौरान
बताया जा रहा सादी वर्दी में सिपाही मौजूद था, उसने गोली मार दी और उससे युवक की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस अधिकारी मौके पर हैं, क्योंकि घाटमपुर में उपचुनाव भी है तो मामले को लेकर सियासत भी बढ़ती जा रही है। मौके पर तमाम सियासी पार्टी के लोग पहुंच रहे हैं और वो पैनल से पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। जी जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर हरदोई से है। यहाँ वैन में आग लग गई है और वैन जल गई बुरी तरह से। गैस रिफिलिंग के समय यह हादसा हुआ है। आमतारा गांव में यह हादसा हुआ है। रिफिलिंग की जा रही थी जब ये आग लगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, कहीं मत जाइएगा।